स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला, दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई हैं और साथ ही मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं मार्केट चेक के साथ। और आज वीकली एक्सपायरी का दिन था और आज हमने देखा कि वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी आखिरी आधे घंटे में यहाँ पर कमजोरी हावी होते हुए दिखाई दी और 245 अंक गिरकर 18,414 पर निफ्टी बंद हुआ। और बैंक निफ्टी भी दिन के ऊपरी स्तरों से 700 अंक की गिरावट वहां पर देखने को मिली है। और दिन भर किस तरह का कारोबार रहा बाजार में, कौन से सेक्टर्स में एक्शन था, कहां तेजी थी, कहां मंदी थी, ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ प्रियंका जुड़ चुकी हैं पूरा ट्रेड सेटअप लेकर। प्रियंका बताइए। बिल्कुल, देखिए आज बाजार में आपको ग्लोबल क्यूज से सपोर्टिव नहीं दिखे थे और उसकी वजह से आपने देखा आप एक गैप डाउन के साथ खुलते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था, 40-50 पॉइंट्स का था। लेकिन अभी आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 18,400 के पास हम बंद हुए। 250 पॉइंट्स की जो गिरावट आई वो लास्ट आवर ऑफ द ट्रेड में ज्यादा गिरावट बढ़ी है। सो अमिड द ग्लोबल क्यूज थोड़े नेगेटिव थे और साथ ही आज वीकली एक्सपायरी का ट्रेड था, वो बड़ा ट्रिगर था कि आपने आज बाजार में वीकनेस देखी। आईटी से कोई सपोर्ट नहीं मिला, इनफैक्ट बड़ा लगाट जो आज सेक्टर वाइज रहे, सारे लाल निशान में सेक्टर्स बंद हुए हैं। आईटी से बड़ी गिरावट देखने को मिली, मेटल सपोर्टिव नहीं थे। बैंक्स में आज क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बहुत सिलेक्टिव ऑटो काउंटर्स में आज मूवमेंट थी। मिड कैप स्मॉल कैप में आज बहुत बड़ी कोई वाइब्रेंस है, वहां पर कोई ब्रॉड बेस्ड रिकवरी नहीं थी या ब्रॉड बेस्ड मूव नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स थे जहां पर मूव थी। गेनर्स की आप बात करें तो एफएमसीजी पैक से ब्रिटानिया, हीरो मोटरकॉप और ओएनजीसी, क्योंकि क्रूड का वहां पर एक ट्रिगर रहता है, ये सिर्फ यहीं पर मूव आपको देखी। लूजर साइड पे आपके जो बड़े पहले 5 काउंटर्स में बात करें तो 2 तो आईटी काउंटर्स हैं, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस वीकेस्ट ऑफ द पैक थे। इसके अलावा टाइटन में लगभग 2.5% की गिरावट रही। फाइनेंस काउंटर्स हालांकि आज इतना बुरा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बैंक्स में भले एक सेल ऑफ था, लेकिन फाइनेंस काउंटर्स आप चाहे बात करें, चाहे पिरामिल हो क्योंकि अब इसमें एनबीएफसी का बिजनेस ही है, आईबी हाउसिंग फाइनेंस हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस हो, फॉर दैट मैटर गोल्ड फाइनेंसेस विद द फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रेड, वहां पर आपको फिर भी ट्रेड पॉजिटिव देखने को मिला। और इसी तरह से आपने देखा कि बैंक्स वीक हुए, फाइनेंस बेटर थे और लेकिन लूजर्स में एचडीएफसी वाज अ लूजर। बड़े बैंक से पार्टिसिपेशन नहीं आई, उन्होंने नीचे खींचा और बैंक निफ्टी में भी आपने लगभग 500-550 पॉइंट्स की गिरावट एट द क्लोज देखी। इसे बहुत हद तक एक्सपर्ट्स वीकली एक्सपायरी का भी रीजन बता रहे हैं, लेकिन जो सेक्टोरल गेंस की बात की जा रही है, इंश्योरेंस स्पेस में आज अच्छी बस थी, वहां पर आपको मूव देखी, चाहे एसबीआई लाइफ हो, एचडीएफसी लाइफ हो, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड हो, इनमें मूव थी। कुछ सिलेक्टिव फाइनेंस काउंटर्स तेज थे, मिड कैप में फेडरल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे बैंक्स में तेजी थी। और एक जहां नेगेटिव न्यूज थी वो था आईआरसीटीसी, क्योंकि ओएफएस के जरिए डिसइन्वेस्टमेंट की जो बात है, ओएफएस के जरिए सरकार अपना स्टेक बेचने वाली है, वहां 5% की गिरावट देखने को मिली। सो ओवरऑल आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे तो सेंटिमेंट जो था वो आज बाजार में बहुत वीक था। ग्लोबल क्यूज, वीकली एक्सपायरी ऑल टुगेदर मिक्सड अप कि हमने लगभग 1.25% तक की, 1.25 से 1.5% तक की गिरावट इंडेक्स पर भी देखी। राइट प्रियंका, बहुत धन्यवाद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये मार्केट का दिन भर का सेटअप, निफ्टी 245 अंक नीचे, लेकिन 18,400 के लेवल को कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश की और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी अभी आपको प्रियंका बता रही थी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स के व्यू भी आपको इस बीच सुनवा देते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि अगले 2 हफ्ते बाद 2022 खत्म हो जाएगा और हम 2023 में भी प्रवेश करने जा रहे हैं। और ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट्स के व्यू क्या बन रहे हैं बाजार पर, 2023 के लिए भारतीय इकोनॉमी उनको कैसे दिखाई दे रही है, इस पर हम लगातार अपनी कवरेज बनाए हुए हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा से खास बातचीत की क्वांटम एडवाइजर के फाउंडर अजीत दयाल ने। आइए आपको सुनवा देते हैं उन्होंने क्या कहा। क्वांटम म्यूचुअल फंड में 3 इक्विटी फंड्स हैं। एक है क्वांटम वैल्यू फंड। तो वैल्यू फंड में हम लोग सोचते हैं कि ये कंपनी का 3 साल 5 साल इसका बिजनेस कैसा होएगा, इसका मैनेजमेंट कैसा है, इसका बैलेंस शीट कैसा है, इसका लाइकली प्रॉफिट क्या है। लेकिन क्वार्टरली नंबर देखते ही नहीं है, 3 साल 5 साल आगे सोचते हैं क्या होने वाला है देश में, क्या होने वाला है दुनिया में, क्या होने वाला है देश में, ये सेक्टर में और ये कंपनी में क्या होने वाला है, वो असेस करके शेयर खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं। और दूसरा फंड हम लोग का है ईएसजी फंड।
वो बहुत हम लोग ने 1996 में शुरू किया था। क्योंकि ESG तो अब फैशनेबल हो गया है, हाँ। लेकिन आपने 96 में शुरू कर दिया था। 90 से हम लोग उसका नाम था इंटेग्रिटी स्क्रीन। ESG हम लोग ने सुना नहीं क्या ESG, हम लोग ने इंटेग्रिटी स्क्रीन बोला। इंटेग्रिटी स्क्रीन का मतलब क्या है, इनका गवर्नेंस क्या है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का ध्यान करते हैं कि नहीं, इन्वायरमेंट का ध्यान करके नहीं, वर्कर्स का ध्यान करके कि नहीं। लेकिन वो इंटेग्रिटी स्क्रीन के हिसाब से अभी वो 96 में शुरू किया था। 2012-13 हम लोग ने सुना ESG हो रहा है, ESG हो रहा है। मैं पूरा विदेश गया, पूरा देखा क्या है ESG। फिर हम लोग ESG डेटाबेस बनाया, हम लोग का बना दिया क्वांटम में 2015-16 में, और 2019 में फंड लॉन्च किया वो ESG क्राइटेरिया। ESG क्राइटेरिया का फंड ये है कि ESG स्कोर क्या है। Correct. अगर स्कोर हाई तो हाँ वो कंपनी आएगा पोर्टफोलियो में, अगर स्कोर कम है तो पोर्टफोलियो के नहीं बाहर आ नहीं आ सकता है। हम लोग का वो वैल्यू फंड में ना ने हम लोग ने रिलायंस नहीं लिया है, अदानी नहीं लिया है, वेदांता नहीं लिया है, SR नहीं लिया है बहुत सालों से। हम लोग ये नहीं कहते कि कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, हम वो लोग का फिट नहीं हो रहा है। डर या सोच है वो ESG स्कोर पे नहीं फिट होता है, वो तकलीफ है और कुछ नहीं। और सॉरी, और वो थर्ड फंड जो शुरू किया था 12 साल पहले, वो था क्वांटम इक्विटी फंड ऑफ फंड्स। उसका सोच था ये कि सब इन्वेस्टर जो है वो सिर्फ क्वांटम वैल्यू फंड नहीं ले सकते, उनको और भी फंड लेना चाहिए बाहर दूसरे स्मॉल कैप मिड कैप दूसरा फंड हाउसेस से। तो पूरा 300 400 500 फंड सब है, हम लोग उसका खोज करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, और वो मैनेजर के को बात करने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सा 8 या 10 फंड वो इक्विटी फंड ऑफ फंड में डालोगे। तो अगर आपने 100 रुपया क्वांटम इक्विटी फंड ऑफ फंड में डाला, वो 100 रुपया हम लोग मैनेज नहीं करते हैं, दूसरे लोग को सिर्फ हम जाते asset allocate कर रहे हैं HDFC, एडलवाइज जो भी है, जो भी वो फंड में आया उनको लगा, स्मॉल कैप मिड कैप तो सब कुछ। ट्रू सेंस में एसेट एलोकेशन है, क्योंकि वो मैनेज नहीं है एसेट, हम एलोकेट कर रहे हैं। ट्रू सेंस से हम लोग आपकी गाइड है, आपके गार्डियन है। Fair point. मैं बोलते कि हमारे को ये पता है कि वैल्यू फंड मैनेजमेंट कैसा करना है, ESG हमारे पास दियो, स्मॉल कैप मिड कैप नहीं पता है, ग्रोथ नहीं पता है, उनको पता है। हम लोग आपके साथ खोज करके आपका पैसा उसमें डालेंगे आपके लिए। मुझे ये बताइए, आप इतना बुलिश साउंड कर रहे हैं, 10-20 इयर्स में इंडिया की अर्निंग्स आपको लगता है कि सुपीरियर रहने वाली है, या क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल शॉक्स के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहते हैं, कहीं ना कहीं वो भी रिस्क रहेगा? तो शॉक्स तो जरूर आने वाले हैं, लेकिन अर्निंग्स की बात करते हैं पहले। अगर GDP ग्रोथ 20 साल के लिए 6% पर आने में रियल रेट बोलते हैं इन्फ्लेशन के बाद, समझो इन्फ्लेशन 6% है 20 साल के लिए हर साल, तो माने अगर 6 और 6 को ऐड करो तो 12% है। वो GDP ग्रोथ रेट इज गोइंग टू बी 12% per annum every year for the next 20 years on average. तो imagine if you're a company as part of India and you're a big company, अगर इंडिया का GDP 12% ग्रो होने वाला है, आपका रेवेन्यू 12 मिनिमम ग्रोइंग होगा, ज्यादा भी ग्रो हो सकता है। अगर रेवेन्यू 12% ग्रो इंक्रीज होएगा आपका हर साल, आपका प्रॉफिट 15 या 20% ग्रोथ चलना चाहिए। बिकॉज इफ सेल्स इंक्रीज, right, like how you are sweating assets across different things and spreading cost in a very similar way, you'll find that कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होएगा। Fair point. तो 15% ग्रोथ होएगा कंपनी का प्रॉफिट में। अगर प्रॉफिट 15% ग्रोथ है साल पे साल, तो शेयर प्रॉफिट भी 15% शेयर होना चाहिए, उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। वो डायरेक्शन में। मुझे ये बताइए अजीत, फ्लोज की बात करते हैं। इंडिया में डोमेस्टिक फ्लोज ऐसे आ रहे हैं जैसे पहले कभी नहीं आए। ओवरसीज इन्वेस्टर्स ने थोड़ी सी बीच में काफ़ी सेलिंग की थी जो डोमेस्टिक्स ने एब्जॉर्ब कर ली, लेकिन एक व्यू निकल के आ रहा है कि जो रनवे अब यहाँ से नेक्स्ट 10-20 ईयर्स के लिए तैयार हो रहा है, उसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स, न्यू क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स इंडिया में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने आएंगे, क्योंकि आप बहुत सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ उठते बैठते हैं, अपने सर्कल में बात करते हैं। आप कन्विंस्ड हैं कि ऐसा होने वाला है? ज़रूर। तो अगर 10 साल पहले 100 रुपीज़ ऑफ सेविंग्स, अगर आपको इंडियन हाउसिंग में 100 रुपया था, 100 रुपया बच गया था, 3% used to come to stock markets, 3%. 97% was land, ज़मीन खरीदो, घर खरीदो, गोल्ड, सोना खरीदो, एक्सेट्रा, फिक्स डिपॉजिट, पोस्टल सेविंग्स, 3% टू इक्विटी। अभी वो 7% हो गया है। और अगर फॉरेन वर्ल्ड में देखो, 40% गोज टू स्टॉक मार्केट्स, 30 to 40%। तो एंड इंडिया में सिर्फ 7%। कितना स्कोप है? तो बहुत स्कोप है। और इंडिया में ये भी स्कोप है कि हर दिन और लोग को जॉब मिलने वाला है, इनकम मिलने वाला है।
इनकम विल बी स्पेंट ऑन कंजम्पशन, और कंजम्पशन के बाद उसके बाद है सेविंग्स। तो आई अर्न मोर मनी, मुझे और भी पैसा मिलेगा, मैं और खर्च करूंगा, लेकिन और पैसे में थोड़ा सेविंग्स भी ज्यादा होगा। राइट, तो ये थे अजीत दयाल बाजार पर अपनी राय देते हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एक्सक्लूसिव खबर की तरफ आपको लेके चलते हैं। स्ट्रेटेजिक विनिवेश में देरी के बाद सरकार आईआरसीटीसी के बाद और कई कंपनियों के ओएफएस लाने की योजना बना रही है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ मेघना मित्तल जुड़ चुकी हैं। मेघना, बताइए। जी, आईआरसीटीसी का गवर्नमेंट ने ओएफएस लॉन्च कर दिया है। अब इसके बाद जो सूत्र कंफर्म कर रहे हैं कि दीपम अपना फोकस जो है ओएफएस की तरफ बढ़ाने वाली है। इस फाइनेंशियल ईयर में और भी ओएफएस पाइपलाइन में हैं जो गवर्नमेंट ला सकती है। इसका कारण ये है कि अगर बेमिल और शिपिंग कॉरपोरेशन के जो स्ट्रैटेजिक सेल्स थे उनके डिले होने की वजह से दीपम ने अब ओएफएस की तरफ रुख करा है और काफ़ी सारे सेक्टर्स में, फर्टिलाइज़र सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में हिंदुस्तान जिंक का ओएफएस अभी पेंडिंग है। इन सब के जो रोड शोज़ हैं काफ़ी के हो चुके हैं और कुछ आने भी वाले हैं। तो रोड शोज़ के बाद इन्वेस्टर का जो एपेटाइट देखकर ये डिसाइड किया जाएगा कि कितने ओएफएस इस साल में ही आएंगे। अगर डिफेंस पीएसयूज की बात करें तो उनके रोड शोज़ दिसंबर और जनवरी में होने की उम्मीद है, ये सूत्र बता रहे हैं। फर्टिलाइज़र पीएसयूज के सिंगापुर में रोड शोज़ इसी मंथ दिसंबर में हो सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो रेलवे के जो पीएसयूज हैं उनके ऑलरेडी रोड शोज़ कंप्लीट हो चुके हैं। इन तीनों सेक्टर्स के रोड शोज़ के कंप्लीट होने के बाद डिसाइड किया जाएगा। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक का जो ओएफएस है वो जनवरी 5 के बाद आने की उम्मीद है, ये सूत्र कंफर्म कर रहे हैं। जो टोटल 29.5% गवर्नमेंट का स्टेक है हिंदुस्तान जिंक में, उसमें से फर्स्ट ट्रांच लगभग 10% के अराउंड हो सकता है। इससे एक बड़ा चंक ऑफ रेवेन्यू दीपम को मिलेगा, थोड़ी तो हेल्प मिलेगी उससे। जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट हालांकि बहुत बड़ा है, ₹65,000 करोड़ का, और अभी ₹28,000 करोड़ के आसपास ही हुआ है। आईआरसीटीसी से 2,000 करोड़ की लगभग आने की उम्मीद है। तो अब ये देखना रहेगा कौन कौन से ओएफएस गवर्नमेंट फाइनलाइज करती है इस फाइनेंशियल ईयर में आने के लिए हिंदुस्तान जिंक के अलावा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मेघना आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ पीएसयू कंपनियों की सूची आपको बताई। आईआरसीटीसी के बाद इन तमाम कंपनियों के विनिवेश पर भी सरकार विचार कर रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले 2 साल के लिए 2 बड़ी ब्रोकरेज हाउस से अपना आउटलुक जारी कर लिया है। अब इसमें क्या कुछ खास निकल कर आया, ये समझ लेते हैं। पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, बताइए। वेल, थैंक्स फॉर दैट। अगर हम देखें तो ये वो समय है जब लोग अपने 23 का आउटलुक देते हैं, और जैसे कि आपने कहा यूबीएस और नोमुरा ने अपना आउटलुक दिया है। ये दोनों रिपोर्ट्स से हम ये आउटलुक ले रहे हैं। अगर हम ये आउटलुक की बात करें तो लेट्स स्टार्ट विद यूबीएस फर्स्ट। यूबीएस के जो स्ट्रैटेजिस्ट है सुनील तिरुमला, उन्होंने कहा है कि निफ्टी का टारगेट 18,000 है, उनका रेंज 15,000 कुछ से लेकर 19,700 तक है। मतलब बुलिश केस में वो 19,700 एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बेरिश केस में अराउंड 15,500। वो कह रहे हैं कि मार्केट में एक बहुत चेंज हो गया है कि एसआईपी फ्लोज आने लगे हैं और इसकी वजह से मार्केट को एक स्टेबिलिटी मिली है। पर वो कह रहे हैं कि हाउस होल्ड इनकम आगे जाके हाउस होल्ड सेविंग्स इनटू इक्विटी स्लाइटली लोअर हो सकता है। अगर हम देखें तो ये ईपीएस एस्टिमेट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड है वो 10.4% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये वन ऑफ द लोएस्ट रहेगी पिछले 3 साल में। वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है और इसके चलते हुए उन्हें लगता है कि ओवरऑल ग्रोथ, ईपीएस और सेल्स नंबर में भी एक स्लो डाउन जरूर आएगा। बैंकिंग उन्हें लगता है एक सेक्टर है जो काफी इंटरेस्टिंग है और इसमें लोग अभी भी बुलिश व्यू बना के रख सकते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल पे वो स्लाइटली बुलिश है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेजर सेक्टर जिधर वैल्यूएशन हाई है वो स्लाइटली ऑन द नेगेटिव साइड है। अब हम सायन मुखर्जी और नोमुरा का देखते हैं। उनका टारगेट 19,000 है और 19,050, सो अबाउट ये लेवल से अराउंड 500 पॉइंट की तेजी वो एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब कोई बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है करंट लेवल से नेक्स्ट ईयर के लिए। वो कह रहे हैं कि वैल्यूएशन रीरेटिंग हो गया है, ईपीएस रीरेटिंग हो गया है, काफी सारे रिस्क प्राइस्ड इन नहीं है और इसके लिए उन्होंने भी कहा है कि म्यूटेड एक्सपेक्टेशन है। पर अगर हम उनके स्टॉक पिक्स देखें तो बैंकिंग एक सेक्टर है जो पर्टिकुलरली वो भी काफी बुलिश है। उसके अलावा अगर हम देखें तो उनके टॉप पिक्स में नेम्स लाइक एसबीआई, नेम्स लाइक एक्सिस बैंक, एल&टी, फ्यू मिड कैप नेम्स जैसे कि केईसी, इंटरनेशनल, जोमैटो आर अ पार्ट ऑफ देयर टॉप पिक लिस्ट। सो ये वो कह रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच होना चाहिए और जैसे कि हमने कहा ये 4-5 स्टॉक उनके टॉप बाय लिस्ट में है।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं HUL पर, और HUL में नए बॉस की तलाश जारी है। कौन हो सकता है HUL का नया बॉस, ये बताने के लिए विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विनी बताइए। एब्सोल्युटली, जो सीईओ के पद की जो अभी है संजीव मेहता, वो 2013 में ज्वाइन उन्होंने किया था और उन्होंने 5 ईयर का रिन्यूअल भी मिला था और उनकी ये जो रिन्यूअल टर्म है वो ख़त्म हो रही है नेक्स्ट ईयर में। तो उसके हिसाब से अभी HUL की प्लान होने वाली है कि वहाँ पे नए सीईओ को लाएंगे या नए ये पद के लिए कोई और सीईओ को ढूंढेंगे, ऐसे ET ने रिपोर्ट किया था। नो, इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के नाम ऑलरेडी आ चुके हैं। तो फ्रंट रनर जो बोलते हैं उसके ये कैंडिडेचर के लिए वो है रोहित जावा और प्रिया नायर। ना HUL की ये जो ट्रेडिशनली उनकी हायरिंग होती है सीईओ के लिए या जैसे जो सीईओ बनते हैं वहाँ पे 2 पार्ट्स में होती है। पहले तो वो इंटरनल कैंडिडेट्स को जज करते हैं कि इंटरनल कैंडिडेट्स में कौन है, उसके बाद वो इंटरनल कैंडिडेट्स को डिफरेंट पोजीशंस पे हायर किया जाता है, उनको डिफरेंट चैलेंजेस दिए जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे, ग्लोबल फ्रंट पे, कि कैसे वो सब ये हैंडल कर लें, और उसके बाद उनको ये डिसीजन पे नतीजे पे डिसाइड करते हैं कि इनमें से कौन बनेगा नेक्स्ट सीईओ। अभी जो ET ने रिपोर्ट किया हुआ है वहाँ पे वो बता रहे हैं कि रोहित जावा एज वेल एज प्रिया नायर, ये दोनों ने कंप्लीट की है अपनी एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम जो हार्वर्ड से उन्होंने कंप्लीट की है। और भूलिए मत, सीईओ की इंपॉर्टेंस काफ़ी होती है एक FMCG कंपनी में, क्योंकि इन्फ्लुएंस आता है उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे, उनकी स्ट्रैटेजीज क्या है, ग्रोथ स्ट्रैटेजीज आगे आते हुए और आगे जाते हुए, और उनका इम्पैक्ट भी काफ़ी आता है न्यू लीडरशिप का अर्निंग्स पे भी। और संजीव मेहता की रन की बात करें तो 2013 से अभी तक जस्ट देखिए कि रेवेन्यू ग्रोथ कैसे हुआ है, तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है HUL का रेवेन्यू 2013 से अभी तक थे। फिर प्रॉफिट की बात करें तो वो भी अराउंड 2.5 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली ग्रोथ हुआ है उनकी प्रॉफिट में। और मार्जिन्स की बात करें, ऑपरेटिंग मार्जिन्स, तो 900 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हो चुकी है ऑपरेटिंग मार्जिन्स। तो ये नए पोजीशन के लिए अभी कौन आएगा ये एक फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए, पर ET रिपोर्ट्स बता रहा है रोहित जावा और प्रिया नायर में से कोई बन सकता है HUL का नया CEO। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब दूसरी कंपनियों पर फोकस करते हैं, और आज पूनावाला फिनकॉर्प भी फोकस में थी। TPG ग्रुप को पूनावाला फिनकॉर्प हाउसिंग कारोबार बेचेगी। डील की पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ उपासना मौजूद हैं। उपासना बताइए। पूनावाला फिनकॉर्प ने अपनी हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस का सेल अप्रूव किया है टू TPG ग्रुप फॉर 3,900 करोड़। 3 to 6 मंथ्स में एक्सपेक्टेड है कि ये डील कंप्लीट होगी सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल्स। अगर डील वैल्यू की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स आई है कंपनी के नेटवर्थ के अनुसार। अगर सब्सिडरी डिटेल्स की बात करें तो हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी का AUM ऑलमोस्ट 5,600 करोड़ पे है। ROE की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 2.4% है। और अगर डील रैशनल की बात करें तो ये जो वैल्यू अनलॉकिंग हुआ है पूनावाला फाइनेंस के हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी में, वो काफ़ी इनलाइन है मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के अनुसार। जैसे कि हमें पता है मैनेजमेंट ने अपना विजन 2025 बताया था और उसकी 3 मेन फोकस एरियाज है प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ और एसेट क्वालिटी। मैनेजमेंट के अनुसार ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है स्टैंड अलोन एंटिटी में आगे जाते हुए, और मैनेजमेंट का मेन फोकस रहेगा स्ट्रॉन्ग रिटेल फ्रेंचाइज बढ़ाने के लिए कंज्यूमर और MSME फाइनेंसिंग के सेगमेंट में आगे जाते हुए। मैनेजमेंट ने काफ़ी टारगेट सेट किए हैं और मैनेजमेंट टारगेट कर रहा है AUM ग्रोथ ऑलमोस्ट 35 to 40% YoY बेसिस पे नेक्स्ट 3 ईयर्स में। और अगर ROEs की बात करें तो वो भी रेंज मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करिए 4 to 4.5% पे। NPAs बात करें तो वो भी मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करिए कि वो 1% से कम आएगा। तो ये थे सारे टारगेट्स जो मैनेजमेंट ने सेट किए हैं आगे जाते हुए विजन 2025 के अनुसार। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया उपासना आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो पूनावाला फिनकॉर्प इस खबर के चलते आज 4% नीचे कारोबार कर रहा था। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।